ऑलराइट, तो चलिए फिर we are starting from the place where we had left. So we are still doing eighth grade science. We are in chapter 5, and this chapter is primarily uh, about कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पौधों का और जानवरों का संरक्षण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जरूरी क्यों है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो ऐसे आप देखिएगा, जैसे कि बोलते हैं कि व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल इज टाइगर, राइट। इसको हिंदी में बाघ बोलते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे अगर कि हमारा वो अगर नेशनल एनिमल है, मतलब दैट हैज टू बी फाउंड इन अबंडेंस, मतलब बहुत सारा होना चाहिए। लेकिन बाघों की संख्या कम होती जा रही थी धीरे धीरे। तो देन दैट बिकेम मैटर ऑफ कंसर्न कि भाई जो हमारा नेशनल एनिमल है, कल को अगर मान लीजिए हम कहें कि हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल टाइगर इन इन इंडिया, तो फिर हमारा नेशनल एनिमल कहेगा भाई। वैसे तो हम कैंगारू भी रख सकते हैं अपना नेशनल एनिमल, है ना। तो तो बेसिकली ना उस पार्ट में नहीं जाते हैं कि नेशनल एनिमल क्या है, लेकिन मुद्दा ये है कि जो हमारे इकोसिस्टम में, जो हमारे जीव मंडल में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये जो बहुत से कुछ काफी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कारण डिफॉरेस्टेशन, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं वनोन्मूलन, राइट। तो इसका इसका कारण क्या है? तो व्हाई डिफॉरेस्टेशन हैपेंस? तो सीधा सा कारण यह है कि अ, हमको पेड़ चाहिए भी, हमको पेड़ नहीं भी चाहिए। सो सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पहले डिफॉरेस्टेशन होता क्या है और क्यों करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन तो एज द वर्ड सेज, मतलब फॉरेस्ट को हटाना, या हिंदी में पेड़ पौधों को कम करना। अब दिस इज अंडरस्टूड, राइट। आप आदि मानव काल में चले जाएंगे अगर, तो वी वी we did not have buildings, we did not have houses, we did not have this kind of concrete jungle all around. It was purely jungle. सिर्फ सिर्फ वन थे। तो सिर्फ वन थे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ हवा में ऑक्सीजन भी थी, फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड या परेशान नहीं कर रहा था, एयर टेम्परेचर कंट्रोल में था, वाटर लेवल जमीन का अच्छे से था, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जो है उसको मिट्टी में को होल कर रखती थी, सब कुछ ठीक था। बट देन वी नीडेड land, or some part of the land to be uh, cultivated, kind of uh, prepared for with evolution of mankind। मतलब जैसे जैसे हमारा तरक्की होता गया, जैसे जैसे हम सीखते गए, तो हम लोगों ने पेड़ पौधे उठाना शुरू कर दिया। कारण फर्स्ट कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए। अ, थोड़े घर भी बनाए थे, अब जंगल में अब रहेंगे, शेर बाघ का हमला हो रहा था, तो भाई थोड़ा घर वर बनाएंगे, थोड़ा मजबूत घर बनाएंगे ताकि सेफ्टी रहे। अब भगवान इतना, ऊपर वाले इतनी क्या बोलते हैं, अकल दी थी, तो भाई वो भी समझ में आया कि भाई कुछ मजबूत सा घर बनाएंगे, उसमें सेफली रह पाएंगे। दैट इज ओके, अंडरस्टूड। फिर पता चला कि भाई पेड़ पौधों से ही वी कैन ऑल्सो मेक फर्नीचर, टेबल कुर्सी, डाइनिंग टेबल, सोफा, जो भी था वो सब चीज़ हमको समझ में आया। जैसे जितने समझदार थे हम लोग, उतना कुछ यूज़ करते गए उसका। तो फर्नीचर बनाने के लिए भी काम आता है। आज के डेट में देखेंगे, आप पुराने जमाने में फिर वो लकड़ियाँ चुन के लाते थे लोग, उसको जला करके से चूल्हा भी जलता था। सो बेसिकली ये सम द रीजंस, राइट, why deforestation happened। तो as I said, I'm just repeating myself, कि खेती बाड़ी के लिए, घर बना के रहने के लिए, और पेड़ पौधों को काट के हम लोग से फर्नीचर बनाते थे, या लकड़ियों जला के खाना बनाते थे। और दूसरा एक और कारण था नेचुरल कैलामिटीज। जैसे बोलते हैं ना, फॉरेस्ट फायर होता है, किसी कारण से कहीं गर्मियों में जो लकड़ियाँ पूरी सूखी होती है, अचानक से कहीं पे कुछ
हल्की सी चिंगारी निकली, पूरे जंगल में आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना, इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो, राइट, होता है। ये आपने सुना होगा, बहुत बहुत कारण से होता है, नॉट गोइंग देयर, बट हाँ, फॉरेस्ट फायर होने से, या कहीं वो जो सूखा पड़ा कि भाई एकदम टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे करके सारे पेड़ पौधे मरने लगे, और एक बड़ा सा जमीन का एरिया जो है वो वहाँ पे पेड़ पौधों की कमी हो गई, राइट। तो दीज आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनोन वनोन्मूलन के कारण हो गए। तो इसलिए जो है पेड़ पौधों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और डिफॉरेस्टेशन हुआ। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि भाई पेड़ पौधे कम हुए, तो सबसे पहला कारण हुआ कि भाई पेड़ पौधों का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है फोटोसिंथेसिस करना और अपना भोजन बनाना। तो फोटोसिंथेसिस कम हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इट बैलेंसेस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आपका सांस लेने में उसमें जो दिक्कत होगा, जब एयर क्वालिटी खराब हुआ, दैट इज वन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कार्बन डाइऑक्साइड का एक और प्रॉपर्टी होता है कि जब जो हीट हीट रेज ना मतलब अर्थ पे पड़ता है, सन से अर्थ पे पड़ता है, व्हेन रिफ्लेक्ट्स, राइट, तो रिफ्लेक्ट करके लौट जाता है, ठीक है। तो अर्थ अर्थ थोड़ा एब्जॉर्व करता है, बाकी छोड़ देता है। अगर आपके एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इट हैज द एबिलिटी टू होल्ड दैट हीट रेज। इसलिए बोलते हैं कि हवा पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी अ, आपका जो जो हीट रेज सन से आया और रिफ्लेक्ट हो जाता है, सॉरी, रिफ्लेक्ट होके वापस लौटता है, जो मून पे जाता है। अगर बीच में एक लेयर मान लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो इसमें वो रुक जाएगा, फिर वो गर्मी वापस अर्थ पे छोड़ेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में। तो दैट इज द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो दिस यू माइट वांट टू रिमेंबर कि दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि भाई ये इट ट्रैप्स द हीट रेज, ठीक है। अब तीसरा है कि भाई पेड़ पौधा नहीं रहेगा। पेड़ पौधा का क्या काम रहता है, उसमें जो रूट्स रहते हैं, दैट दैट होल्ड्स द नो द सॉइल, मिट्टी को रोक के रखता है, उसमें वाटर बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। अब क्या हुआ, पेड़ पौधा नहीं है तो सॉइल गोज लूज, वाटर लेवल, वाटर भी वहां पे होल्ड नहीं करेगा, तो वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। वाटर लेवल नीचे चला जाएगा तो आपका जो है दैट लीड टू ना सीवियर ड्रॉट्स, मतलब सूखा पड़ेगा उससे। ये भाई मिट्टी सूखी होती है धीरे धीरे, उसमें मिट्टी के अंदर पानी नहीं है। पेड़ पौधा जो है आपको इट बैलेंसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर। तो बेसिकली देखेंगे सूखा पड़ना, ग्लोबल वार्मिंग, इवन फ्लड, बिकॉज मान लिया जाए कभी बारिश होती थी, तो पेड़ पौधे हैं तो पानी को सोख के अंदर कर देते हैं, और साथ ही साथ वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। अब क्या है, जो है हमारे पेड़ पौधे नहीं है, मिट्टी हल्की पड़ी है, बारिश हुआ, पानी आया, पूरा धीरे धीरे करके अपने साथ मिट्टी को बहा के ले गया। मिट्टी को रोक नहीं सक रहा है, मान लीजिए नदियों की नाली की मिट्टी अगर हल्की रहेंगी, धीरे धीरे वो बाहर का पानी फैलता रहेगा, right? तो बेसिकली समरी ये है कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे आपके आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेज को अब्जॉर्ब कर लेता है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है नीचे चला जाएगा, सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी, फ्लड फ्लड की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा चीज ये है कि जो आप देखेंगे पूरे जो हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि मिट्टी का जो ऊपर का जो कुछ लेयर्स होता है, दैट इज वेयर द होल फर्टाइल स्टफ रहता है, जो चाहे मैन्योर हो, चाहे वो उसका जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, जो भी, अगर, और उसको होल्ड करके रखता है पेड़ पौधा, उसकी उसकी जड़ें। अब मान लिया जाए कि आपका डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मिट्टी हल्की हो जाएगी, उसको होल्ड करने का नहीं रहेगा, तो ये इट कीप्स ऑन इरोडिंग द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, जिससे कि मिट्टी का क्वालिटी भी खराब होता जाएगा, ठीक है।
तो उसी वजह से भी डेजर्ट है। डेजर्ट क्या, डेजर्ट मतलब लूज लूज सैंड है, इसमें कि ऊपर का पोर्शन पूरा नहीं था, it gets wiped off, and then you have only things which are very loose and non-fertile, right? तो इसकी वजह से जो है मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो दैट दैट लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण हिंदी बोलते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा नहीं रहेगा, समझिए ऊपर का मिट्टी आपका एकदम बेकार हो जाएगा और इट बिकम्स एज नॉन फर्टाइल एज डेजर्ट्स। तो ये सभी कारणों से अब अगर जो है पेड़ पौधे कम हुए, ये सब प्रॉब्लम्स हुई, अब पेड़ पौधे जाएंगे तो उसके साथ में जानवर भी जाएंगे, वाइल्ड लाइफ को भी असर पड़ता है। तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन होने से जो जो हमने प्रॉब्लम सीखा तो सुना, जो डिस्कस किया तो किया ही किया। उसके अलावा जो उसके जंगलों के साथ जो जीव जंतु भी होते हैं वो भी धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाते हैं, तो उनको भी बचाना जरूरी है, क्योंकि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर या जीव मंडल जिसका हम लोग रहते हैं, और एवरी एनिमल एंड प्लांट हैव अ रोल टू प्ले टू बैलेंस दैट आउट। इसीलिए उसको पेड़ पौधों को या जानवरों को, जंगली जानवरों को बचाना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग देखेंगे यू वुड हैव हर्ड अबाउट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहाँ पे जंगली जानवरों को रखा जाता है। मतलब इट्स लाइक अ रिजर्व प्लेस, जहाँ पे कि जंगली जानवरों को उनके आवाज़ के हिसाब से, अब मान लिया जाए कि आप पोलर बियर की बात कर रहे हैं, मैं एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। पोलर बियर को आप डेजर्ट में रखेंगे, या कैमल को आप जो है डेजर्ट में ही रखेंगे, राइट? तो लाइकवाइज देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, अलग तरह के क्या बोलते हैं, हैबिटेट मतलब जानवरों का नेचुरल आवाज जो होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको, उनके लिए एनवायरनमेंट बना के उनको रखा जाता है, ताकि उनको अपने नेचुरल आवाज में है, ताकि उस हिसाब से उनका जो है ग्रोथ सही से हो, उनको न्यूट्रिशन सही से मिले, उनको अ, उनको उनका लंबे टाइम तक सर्वाइव करने का चांसेस भी बढ़े। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, या बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये आपने सुना होगा। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सिंपल है, राइट, जहाँ पे कि जंगली जानवरों को उनके उनके नेचुरल आवास में रखा जाता है, प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। नेशनल पार्क जो है, these are मच बिगर प्लेसेस, जहाँ पे कि बहुत ही डाइवर्स सेट ऑफ एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल संरक्षण एरिया इसको बोलेंगे। तो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर देखिए हमारा जीव मंडल है, मतलब जो हम जो उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे कि समझिए कि धरती का वो पोर्शन जहाँ पे कि जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, तो बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल, जहाँ पे कि सारे जीव जंतु पेड़ पौधे एक नेचुरल आवास में, प्राकृतिक आवास में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जैसे कि मान लिया जाए जंगल की बात करें, तो वहाँ पे शेर शेर और बाघ और चीता भालू भी है, और हिरन भी है। कल को इमेजिन कीजिए कि सिर्फ शेर 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 बाघ भालू बच जाते हैं और हिरन नहीं रहते हैं, तो वो उनके लिए खाने का दिक्कत हो जाएगा, दिस होल फूड चेन विल गेट डिस्टर्ब। लाइकवाइज अगर शेर चीता भालू नहीं रहते, सिर्फ हिरन बच जाते हैं, तो ये हिरन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, एंड देन बाकी जानवरों के लिए चारा नहीं मिलेगा। तो सो दे हैव टू स्टे टुगेदर टू कॉम्प्लीमेंट। तो लाइकवाइज अगर पेड़ पौधे, कुछ तरह के पेड़ पौधे, हर एक पेड़ पौधे का काम होता है, राइट, अगर वो उनकी किसी की मात्रा कम हो जाती है, संख्या कम हो जाती है, तो उसका असर दूसरे जीव जंतुओं पर पड़ता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो होता है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है बड़ा सा एरिया होता है, जहाँ पे कि हर एक बहुत तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। और एक और चीज आप लोग सीखेंगे, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा जो होता है पौधों को बोलते हैं, फौना जो है एनिमल्स को बोलते हैं, जीव जंतुओं को। तो मतलब
एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग जितने तरह के पौधे पाए जाते हैं उनको फ्लोरा बोलेंगे, फ्लोरा। और जो जीव जंतु उस पर्टिकुलर माहौल में एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उनको फौना बोलते हैं। ओके। तो और मान लिया जाए कि किसी और अलग अलग जगह में मतलब अलग अलग माहौल में अलग अलग परिवेश में एक पर्टिकुलर तरह की स्पीसीज या प्रजाति पाई जाती है पेड़ पौधों की और जानवरों की, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज या विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो देखिए अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बायोस्फीयर डिफरेंट टाइप के रिजर्व क्या क्या होते हैं, और ये जानना भी जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किसी जानवर को, किसी पौधे को किसी इन्वायरमेंट डाल देंगे। उनके लिए ये भी जानना ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी चीज़ कोई चीज़ अगर खतरे में है, उसको बचाना चाहते हैं, तो उसको बचाने के लिए उनको उनकी नेचुरल या प्राकृतिक आवास में ही रखा जाएगा, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, वैसा टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, उसके आसपास के जीव-जंतु, पेड़-पौधे उस तरह के रखे जाएंगे जहाँ पे उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है उनके ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए चाहे वो फ्लोरा फौना की बात करें या हम एंडेमिक स्पीशीज की बात करें, ये बहुत जानना जरूरी था कि भाई उस पर्टिकुलर माहौल में, उस पर्टिकुलर जिस मान लिया जाए कि आप चलिए ब्लैक बग की बात करते हैं, काला हिरन जो हुआ करता, आप लोग अभी अभी जानते हो कि वो इंडेंजर्ड है। हो सकता है हमारी बात की पीढ़ियां सुने कि ऐसा कुछ पाया जाता था जैसे कि डायनासोर। अब हम लोग तो कोई देख नहीं पाए हैं, आगे देख भी नहीं पाएंगे। उसी तरह से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जीव जंतु जानवर जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, हमारी बाद की पीढ़ियां उनके बारे में जान भी नहीं पाए कि वो गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो जानवरों का या पौधों का दो एक तो जो अभी का सिचुएशन है कि उसमें मान लिया जाए कि उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड या विलुप्त प्राय प्राणी। ठीक है। अब उसमें से कुछ कुछ जानवरों का नाम लेंगे अगर, जो कि विलुप्त प्राय हैं, अभी इंडेंजर्ड हैं। तो सम ऑफ देम आर ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक मतलब सफेद आंख वाला हिरन। ठीक है। इवन एलिफेंट, जो हाथी हम बोलते हैं, दैट इज आल्सो इंडेंजर्ड एनिमल, क्योंकि इनका इतना ज्यादा शिकार हो चुका है हाथी दांत के लिए कि ना इट्स इट्स it can disappear if you don't take care of it. Right? So these are some of the endangered animals like golden cat, सुनहरी बिल्ली इसको बोलते हैं। आज तक कभी हम लोग तो देख भी नहीं पाए। हो सकता है बहुत कम संख्या में, बहुत कम जगह पाए जाते हैं। और अगर उनका शिकार होते रहा, चाहे शिकार किस लिए होता है जानवरों का, या तो उसका उसमें कुछ जैसे कि हाथी का शिकार होता है उसका दांत के लिए, उसका काम होता है अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इसमें, या मेडिकल रीजन्स में, या फिर स्टाइल मारने के लिए लोग करते हैं ना कि भाई देखो देखो लायन का शेर है मेरे घर में लगा हुआ। तो बेचारे एक शेर गया काम से, वैसे 10-15 लोग का 100 का, तो 15 शेर निकल गया। तो उसी तरह से ये सब कारण से होता है। तो ये सब इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है ना, इट इट क्रिएट्स अ नेचुरल हैबिटेट फॉर देम। तो उनको जैसे मान लीजिए अभी देखें बहुत सारी जगह पे टाइगर रिजर्व, लायन रिजर्व, अभी देखिए चीता को भी ला करके हमारे यहाँ नाइजीरिया से ला के रखा गया है, right? तो उनको जो चीता को ला के रखा गया उसकी थोड़ी वहाँ पे बर्फ लगा के रखेंगे। उनको अफ्रीका से लाया गया। अफ्रीका में जिस तरह का उनका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके, जंगल बना करके, वैसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व बना करके वहाँ पे उसको रखा जाता है, ताकि उनको वो नेचुरल आवास में ग्रो कर पाए या सरवाइव कर पाए। उसी तरह से तो कंजर्वेशन, एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए एक और चीज है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो है वो अगेन नॉट ओनली फॉर एनिमल्स, इट्स these are large parks created for diverse set of flora and fauna. ओके। मतलब देखिए आपको मान लिया जाए कि जो बोलते हैं ना कि अमेजोन के जंगल्स में जो 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 एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे अमेजन का जो जंगल है वहाँ पे जिस तरह का नेचुरल हैबिटेट होता है, वहाँ पे जिस तरह फ्लोरा और फौना पाया जाता है, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। वैसे प्लांट्स को लगाया जाता है, वैसे जानवरों को ला के रखा जाता है, ताकि उनको लगे कि वो नेचुरल हैबिटेट में है और उस हिसाब से उनका हेल्थ मेंटेन हो सके, उनका ग्रोथ हो सके, फैमिली बढ़ सके, right?
तो हमने बात किया एंडेंजर्ड एनिमल्स का, फ्लोरा फाना का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंचुरीज, नेशनल नेशनल पार्क एंड ऑल दैट, राइट। और अभी देखिए कि कहाँ कहाँ पे पूरी दुनिया में कौन कौन से जानवर इंडेंजर्ड हैं, कौन कौन से नॉर्मल, बेसिकली खास कर जो जो जानवर का संख्या कम होते जा रहा है, इसको हम इंडेंजर्ड बोलते हैं। मतलब विलुप्त प्राय प्राणी और विलुप्त, और दूसरा बोलेंगे विलुप्त प्राणी, एक्सटिंक्ट प्राणी मुझे जो। तो जिसकी संख्या कम हो गई वो इंडेंजर्ड है, जिनकी संख्या जीरो हो गई वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब अब उनको कोई देख नहीं पाएगा, जैसे कि डायनासोर। ठीक है। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं दे आर मोर प्रोन टू बीइंग एक्सटिंक्ट, क्योंकि उनको उनको मारना, उनको उनका शिकार ज्यादा आसान होता है। हर कोई हीरो बनता है कि भाई छोटा जानवर है, पकड़ो निपटा लो। ठीक है। तो और ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक एनिमल का पूरे इकोसिस्टम में एक रोल होता है। तो कोई भी एनिमल हो जाए, कम हो जाता है या उससे, तो उसका ग्रेजुअली देखेंगे सर, उसका इफेक्ट बढ़ना शुरू होता है, और उससे फ्यूचर में पूरा इकोसिस्टम पे, पूरा जो इसको जो हम लोग बायोस्फीयर बोल रहे थे, राइट। तो बायोस्फीयर में या जीव मंडल में उसका डिसबैलेंस शुरू होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर बाघ बाघ और शेर, लायन और टाइगर्स, दे इफ दे स्टार्ट रिड्यूसिंग इन नंबर्स, दैट वुड मीन other animals like deer and uh, animals that do grazing, they'll start increasing, और that will disturb the whole ecosystem कि भाई ये सारे जानवर इतने हो जाएंगे, इतने वेजिटेरियन जानवर बढ़ जाएंगे कि भाई पूरा घास फूस उड़ा देंगे, तो फिर बाकी दूसरे जानवरों को नहीं मिलेगा, right? तो ऑल दैट डेटा कि कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाला है, हो रहा है, हो सकता है, दैट इज मेंटेन इन अ बुक कॉल्ड रेड डेटा बुक। Okay, it's an international book that maintains the record of all the animals which are endangered or getting on the verge of being extinct. इवन इंडिया में भी ये इंटरनेशनल बुक है, बट इसमें इंडिया का भी अपना एक वर्जन होता है, रेड बुक, रेड डेटा बुक का, यहाँ पे मेंटेन करते हैं भाई इंडिया में क्या क्या एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। So that way, the government puts special focus on kind of saving their future. Okay. Then there's a more interesting thing that you might want to know, something called माइग्रेशन। हिंदी में प्रवासन बोलते हैं। तो देखेंगे कि आप लोग देखते होंगे कि ठंड के मौसम में जहाँ पे काफी ठंड पड़ती है, वहां से बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षी जो है उड़ करके कम टेम्परेचर वाले इलाके में चले जाते हैं। जैसे कि उड़ीसा में आप जैसे देखेंगे, ये एक चिल्का लेक है, वहां पे चिल्का लेक तो काफी बड़ा लेक है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का बना हुआ है। उसमें एक जगह पे देखेंगे एक एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे कि विंटर में, मतलब नवंबर दिसंबर के महीने में काफी सारे पक्षी वो मतलब आकर के वहाँ पे दे माइग्रेट। तो उनका ये सभी पक्षी जो होते हैं मोस्टली काफी ठंडी जगहों से होते हैं। तो दे दे काइंड ऑफ फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू गो टू सर्टेन प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर, फिर उनको ठंड से थोड़ी राहत मिल जाए, और ये यहाँ पे आकर के अपना थोड़ा परिवार भी बढ़ा लेते हैं कि भाई इधर दे ले एग्स एंड दे हैव देम 3-4 मंथ्स ऑफ पीक विंटर पड़ा होता है ठंडी जगहों, वहाँ यहाँ आते हैं, यहाँ पे अपना परिवार बढ़ाते हैं थोड़ा, छोटे बच्चों को लेके वापस, फिर ठंड जब कम हो गई तो वापस अपनी जगह पे चले गए। नेचुरली दे कैन लिव इन दोज कोल्ड प्लेसेस, बट जो पीक विंटर होता है, जबकि वो एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, उस समय पे लोग इधर आ जाते हैं। ऐसे नेचुरल फिनोमेना आप देखेंगे कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं सारी ठंडी जगहों से दे माइग्रेट टू दिस प्लेसेस। लाइकवाइज इवन इन समर, जब जब पीक समर होता है, जबकि टेम्परेचर 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है कुछ जगहों पे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में, अमेरिका, साउथ अमेरिका के कुछ प्लेसेस में, इवन इवन एशिया में कुछ जगहों पे, तो यहाँ से भी कुछ बर्ड्स जो है माइग्रेट करके थोड़े रिलेटिवली ठंडी जगहों में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड माइग्रेशन, हिंदी में प्रवासन। ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने सीखा कि भाई डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, अलग अलग रिजर्व्स क्या बनते हैं, डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या होता है, उसके रीजंस क्या हैं, और उसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है।
एक और चीज भी है कि अब डिफॉरेस्टेशन हम और भी देखेंगे कि हम लोग पेड़ पौधे को इसलिए काटते हैं, एक बड़ा कारण होता है because we use a lot of paper and those papers come from trees. मतलब अगर थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे तो 16 से 17 बड़े पेड़, फुल ग्रोन ट्रीज, उनसे उनको काटने पर 1 टन पेपर बनता है। अब पेपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, टॉयलेट टिश्यूज यूज करते हैं, पेपर टॉवल यूज करते हैं, या आज के समय में हर चीज में पेपर यूज करते हैं हम लोग, राइट। तो आपने जितना भी पेपर यूज किया, मतलब आपने मतलब इंसान ने, हम लोगों ने हर एक टन पेपर बनाने के लिए 17 ट्री काम से गया। ठीक है, इसलिए बोलते हैं मिनिमाइज द यूज ऑफ पेपर, क्योंकि एक बार वो पेड़ कट गया, उस लेवल तक बढ़ने के लिए आप नया पेड़ लगाएंगे भी तो भी उसको बनने में सालों लगेंगे, डिकेड्स लगेंगे, राइट। तो उसका पेपर का मतलब पेपर का यूज जो है थोड़ा मिनिमाइज करना जरूरी है। और इट इज टोल्ड दैट इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आप पेपर जो उसको 7 बार रिसाइकिल कर सकते हैं। तो जो पेपर आपने वेस्ट किया उसको अगर रिसाइकिल नहीं किया गया, अगर अप टू 7 टाइम्स, तो समझिए कि उतनी बार पेड़ कटता जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपने 1 टन पेपर बनाया 17 पेड़ को काट के, अगर आपने रिसाइकिल कर दिया तो वही वो, इससे आप नेक्स्ट टाइम जो आपको 1 टन पेपर चाहिए होगा, अगर आपने रिसाइकिल करके यूज कर लिया तो आपका वो अगला 17 पेड़ बच गया। एटलीस्ट यू कैन सेव इट 7 टाइम्स। लेकिन अगर रिसाइकिल नहीं किया तो अब हर बार आपको पेपर चाहिए होगा, हर बार आप पेड़ काटते रहेंगे। तो पेड़ काटते रहेंगे तो पेड़ कटने में तो 2 मिनट लगता है, पेपर बनने में शायद 15 दिन लगता होगा। लेकिन पेड़ को वापस अपने उस शेप का मतलब नया नया पेड़ लगाएंगे, उस साइज तक ग्रो कराएंगे, डिकेड्स लग जाए, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो वी नीड टू बी लिटिल मोर केयरफुल व्हाइल यूज ऑफ पेपर। एंड डिफॉरेस्टेशन मतलब हम लोग सभी का योगदान है कि हम कितना पेड़ को कटने के लिए हम कितना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अगर हम पेड़ लगा नहीं सकते हैं तो पेड़ को कटने से बचा सकते हैं। दैट इज व्हाट विल सेव दिस अर्थ फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव बेटर, एंड विल आल्सो इंश्योर कि हमारी बाद की पीढ़ियां जो है उनके लिए भी एक लिवेबल अर्थ हो। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई हमने तो मस्त दवा के पेपर यूज किया, जब मन तब पेड़ काटे, और हमारे बच्चों को रहने के लिए सिर्फ डेजर्ट ही मिला। डेजर्ट मतलब आइसक्रीम वाला डेजर्ट नहीं, मरुस्थल वाला डेजर्ट। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और जो पेड़ लगे हुए हैं उनको कटने से बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, दैट इज व्हाट दिस चैप्टर टॉट अस। तो uh, ये जानना जरूरी होता है कि हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, हम जिस बायोस्फीयर में रहते हैं, उसमें हमारा रोल क्या है, दूसरे जानवरों का रोल क्या है, उनको बचाना क्यों जरूरी है, और हमारा कौन कौन सा बिहेवियर, हमारा कौन सा रेस्पॉन्स will help us conserve the environment in which we live so that it remains livable for generations to come. Thank you so much. So this brings us to the end of chapter 5. Chapter 6 and chapter 7 जो है 8th grade का साइंस में, these are more related to biology, and again उसमें भी मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जो नया। It's related to reproduction, or it's related to स्टार्ट ऑफ एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था से आगे। तो उसमें देखेंगे ज्यादातर वो मतलब इट्स मोर रिलेटेड टू सम इंटरेस्टिंग स्टफ दैट यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। तो मैं चैप्टर 7 और 8 नहीं कराऊंगा उसमें। दिस इज मोर ऑफ एन अवेयरनेस, दिस थिंग मोर टू डू विद बायोलॉजी। और बायोलॉजी में probably I'll try not to cover. I'll focus on things related to chemistry, physics, and maths. So that way, as soon as we finish 8th, 9th, 10th, then we can start navigating towards engineering का preparation. ठीक है, तो अभी we'll start from chapter 8 in the next class, which is force and pressure.
Bal or Dab. So we'll start with that. Or let's talk again in the next class on force and pressure, which will be chapter 8. After that, we'll be left with 5 more chapters to complete 8th ka science. Okay, so uh, next class I'll do on force and pressure. उसके बाद वाले following weekend में I'll not be there. So what I'll do is I'll go through the next chapter, record it and upload it so that you guys can read it offline. और उसके बाद कुछ डाउट होगा तो मुझे WhatsApp पे नहीं, Telegram पे रीच करेंगे, because WhatsApp I have stopped using and I have switched completely to Telegram. Thank you so much.